मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके एग्जाम में मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र का ये इंग्लिश मीडियम मान लो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश मीडियम के वे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं मतलब स्टेट बोर्ड्स जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, तो वे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए आज के सेशन एकदम मज़ेदार होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा वो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है। ऑडियंस आपको यकीन नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में जो क्लासेस लेने वाला है सोशोलॉजी हो गया या जो अदर सब्जेक्ट आपके सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए, तो इसका एकमात्र चैनल आप लोग को मिलेगा जिसका नाम है डीजे सर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा इस चैनल से जोड़िए ताकि उन सभी बच्चों के लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है वो नियमित तौर पर उन्हें प्रोवाइड कराई जा सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ से भी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। वहाँ एक नंबर आप लोग को मिलेगा, उस नंबर से ज्वाइन होइए और भरपूर लाभ उठाइए डिस्टेंस। और ये जो मैं आप लोग को ये लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ इन सभी का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा अच्छे से। डिस्टेंस देखिए थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा जो नंबरिंग है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया है। खैर उससे नंबरिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, आप पूरा का पूरा प्रश्न देखिएगा और सभी के सभी जो प्रश्न शामिल किए गए वो एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए हम लोग ये प्रश्न देखते हैं। हम लोग नंबरिंग नहीं ध्यान देंगे। ये पहला प्रश्न समझिए आप लोग। देखिए पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिविक्स के लिए भी मतलब ये जो प्रश्न है डिस्टेंस वो पॉलिटिकल साइंस में भी हर बार पूछता है और सोशियोलॉजी में पूछता है। तो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी के लिए भी है। देखिए कुछ सब्जेक्टों को आप लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो सोशियोलॉजी में अगर छूट गए तो वो सिविक्स में पूछे जाएंगे या पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो सोशियोलॉजी में पूछे जाएंगे। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी है, उनमें से एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिस्कस जो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न देखिए क्या डिस्टेंस बहुत ही बेसिक प्रश्न है, कॉमन है। इस प्रश्न के बारे में आप जानते भी हैं ऑलरेडी पहले से भी, तो और थोड़ा-सा लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ देते हैं जिनकी वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ वन पंचायत टेल मी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन पंचायत के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वन पंचायत टेल मी। देखिए वन पंचायत की जब बात होती है डिस्टेंस तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आती हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड के बोर्ड के लिए तो ऑटोमेटिकली ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये वहीं की सूचना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये यूपी बोर्ड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ था ना, उत्तर प्रदेश का ही भाग है। और ये जो सट अटैच जो स्टेट है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन उत्तराखंड वुमेन स्टेबलाइज्ड वैन वन पंचायत। देखिए वन पंचायत जो बनाया गया था किसके द्वारा स्टेबलाइज किया था, वुमेन के द्वारा। देखिए महिलाओं के द्वारा जो किया गया था इसको स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। वुमेन ऑफ वन पंचायत नर्चर स्मॉल प्लांट्स बाई बिल्डिंग नर्सरीज। देखिए नर्सरीज जो होते हैं पेड़ पौधों को लगाते हैं, छोटे प्लांट्स को, स्मॉल प्लांट्स को जब लगाया जाता है तो उन्हें नर्सरीज कहते हैं हम लोग ना। इट्स मेंबर्स आल्सो प्रोटेक्ट द सराउंडिंग फॉरेस्ट फ्रॉम इलीगल फिलिंग। देखिए सराउंडिंग फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते थे लोग, प्रोटेक्ट ऑफ सराउंडिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम इलीगल फेलिंग। तो इलीगल फेलिंग को रोकने के लिए जो वुमेन थी वो लोग क्या किए थे, प्रोटेक्शन का उन्होंने सराउंडिंग फॉरेस्ट के सराउंडिंग एक प्रोटेक्शन बना दिया था कि हम लोग पेड़ों को काटने नहीं देंगे, ठीक है। ये आप लोग का प्रश्न एडिशन पहला ही है, लेकिन मैंने पहले आप लोग को बताया कि क्रम को ध्यान में मत रखिएगा। अभी जो सेशन चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलॉजी के बच्चों के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग का सेकंड प्रश्न दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एडिशन। प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। प्रश्न को ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। तो आइए बात करते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के बारे में। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है, चलिए। इफ द डिपेंडेंट रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज मोर देन दैट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन देन इट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का मतलब क्या होता है, मोर देन द वर्किंग पॉपुलेशन। देखिए वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डिपेंड रेशियो होता है वर्किंग का डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। जनरली अगर देखा जाए देखिए तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड जो होता है रिजल्टेंट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द proportion of working people as compared to non working depend in the population। देखिए ये जो बात यहाँ पर हो रही जनरली जेकर सामान्यतः हम लोग कहें, देखिए तो जो वर्किंग पीपुल हैं मतलब कि जितने भी, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है या तो कोई एक सिटी है, वहाँ पर 100 पीपल रह रहे हैं, ठीक है। 100 पीपल में क्या हो रहा है कि उसमें 100 पीपल तो टोटल हो गए वहाँ पर, तो उसमें जो नॉन वर्किंग है मतलब हम लोग सपोज करते हैं कि उसमें से जो 50 70 70 जो है वो वर्किंग है
अब 30 सपोज करते हैं कि नॉन वर्किंग, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो बात हो रही है कि वर्किंग और नॉन वर्किंग का जो रेशियो बनकर आएगा, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया अभी नंबर, तो उस नंबर में जब हम लोग क्या करते हैं, जब उनका रेशियो बनाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का डिस्टेंस, और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा वो सभी के सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के आगे आने की भी पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या डिस्टेंस, व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात किया जाए तो इज ए सिस्टम इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी पार्टिसिपेट टुगेदर टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मतलब क्या है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रूल लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी डिस्कशन होगा, तो उसके लिए ग्रुप, पूरे ग्रुप को यानी मेंबर्स के जितने भी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा, उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और पूरी कम्युनिटी जो होगी उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेटरी रूप से अपना अपना वो क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपने थॉट्स क्या करते हैं उसमें वो लोग अपने देते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, याद रखिएगा इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एडिशन क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का, और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है आप लोगों को आपके एग्जाम में भी प्रॉफिटेबल होगा। फॉर व्हाट रीजंस आर इंडियन वुमेन स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ लैंड ऑनरशिप। देखिए यहाँ पर लैंड ऑनरशिप के रूप में जो होता है वो मुख्य रूप से महिलाओं को अभी भी जो भारतीय समाज में नहीं दिया जा रहा है। क्या है उसके पीछे वजह, ड्यू टू द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड patrilineal kinship system, women are not the owner of land is more in most parts of India। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, जो सक्सेशन का जो लॉ कहता है, ड्यू टू द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड पैट्रीलिनियल किनशिप जो सिस्टम होता है उसमें जो महिलाएं होती हैं इज नॉट ऑनर ऑफ द लैंड इज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो मुख्य रूप से जो होता है वो ऑनर के रूप में जो मेंस होती हैं या महिलाएं होती हैं उनको नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कस आप लोगों का, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें भी हो रही हैं, तो चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से अब देखने को मिल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द सोशल मूवमेंट चेंज द वर्ल्ड। देखिए सोशल मूवमेंट जो है वो कैसे चेंज किया है वर्ल्ड को। सोशल मूवमेंट जो होता है डिस्टेंस, वो हाउ डिड द सोशल मूवमेंट चेंज द वर्ल्ड। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो द सोशलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, द सिविल राइट्स मूवमेंट रन बाय द यूनाइटेड स्टेट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका चेंज द वर्ल्ड फंडामेंटली। देखिए सोशल मूवमेंट चेंज द वर्ल्ड कैसे चेंज किया। देखिए यहाँ पर इसमें बात होती है इसमें कि जो ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करें हम लोग, साउथ अफ्रीका में देखें तो ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर जो होता है वो ये अलग का एक इक्वली राइट्स के लिए या वो उनके लिए अलग से परेशान रहते हैं वो लोग। तो सोशलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो किया गया था वो सिविल राइट मूवमेंट था। क्या था, सिविल राइट्स मूवमेंट था। सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब कि जितने भी नागरिक हैं उनके लिए भाई चाहे चाहे वो ब्लैक पीपल हो चाहे वो वाइट पीपल हो, सभी को क्या किया जाए, इक्वल मान्यता दिया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने मिलकर इसके प्रति जो था अपना स्ट्रगल किया था और इसमें शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका चेंज द वर्ल्ड फंडामेंटली। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में क्या है, बहुत बड़ा ये मूवमेंट कहा जाता है, इसे हम लोग सोशल मूवमेंट कहते हैं, और ये वर्ल्ड को भी इसने बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया हुआ था। इसमें देखिए मैक्सिको की ओलंपिक घटना जो है वो भी शामिल की जाती है, क्लास 10th के बच्चों में उस चीज़ को शामिल भी किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर सोशलॉजी के इंपॉर्टेंस जो प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए डिस्कशन इन प्रश्नों पर भी किया जाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल फैमिली। देखिए सेंट्रल फैमिली क्या होता है। सेंट्रल और न्यूक्लियस फैमिली इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली। देखिए सेंट्रल या न्यूक्लियस फैमिली जो होती है, सेंट्रल या न्यूक्लियस फैमिली जिसे हम लोग कहते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ मैन वुमेन एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, ठीक है। अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली। यानी ऐसे टाइप में क्या करते हैं, अदर रिलेटिव्स को शामिल नहीं किया जा सकता, जैसे अंकल हो गए, आंटी हो गए या उनके बच्चे हो गए,
उनके चिल्ड्रंस वगैरह हो गए, तो मतलब जितने ऐसे तमाम हैं, रिलेटिव हो गए, नेफ्यू हो गया, कज़िन हो गया, तो उन सभी लोगों को जो किया जाता है वो सेंट्रल फैमिली में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना? ये सेंट्रल फैमिली मुख्य रूप से जो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, माता-पिता और उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी-कभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, व्हाट इज़ अ मैरिज कॉल्ड? मैरिज किसे कहते हैं हम लोग? ए मैरिज इज द मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ अ वुमेन। तो मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है वुमेन और मैन के बीच में, उसे ही हम लोग बोलते हैं मैरिज, या उसे हम लोग एक तरीके से मैरिटल रिलेशनशिप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैरिज, जो एक मैन और एक वुमेन के मध्य किया जाता है, यानी मिडल में जो किया जाता है इन लोगों के, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मैरिज। ये भी जो प्रश्न एडिशंस बहुत बार पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में ये प्रश्न को शामिल किया गया है, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले एक काम ज़रूर कीजिए, ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है एडिशंस से चैनल, ये वीडियो, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। इतना काम आप लोग को बस एक जरूर करना है, और उसके अलावा यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से वर्क करने का। और मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि यूट्यूब पर पहली बार देखिए वीडियोस आप लोग को जाकर सर्च कर सकते हैं कि स्टेट बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में कोई एक भी लेक्चर अगर आपको मिले तो 950 690 257 पर आप तुरंत उसका लिंक जो है मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ स्टेट बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम का अभी कोई भी चैनल नहीं, और धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हम लोग के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो 950 690 257 नंबर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप उस नंबर का फ़ायदा जरूर उठाइए, और जो इतना पीडीएफ मैं आप लोग को लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन का नंबरिंग मत देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बात किए गए हैं। राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी 4 जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए एजुकेशन के, वो कौन कौन से बनाए गए। देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत से बनाए गए हैं। एजुकेशन का हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव लिखने जाएँ, तो आप 3 घंटे के पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। क्योंकि पार्टिकुलरली अगर कहा जाए, तो द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, भाई ज़ाहिर-सी बात है ज्ञान का संग्रह करने का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, एजुकेशन के थ्रू ही होता है। पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को करना। दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें, देखिए इसमें तो द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर, भाई कैरेक्टर के बारे में बात, एक मोरल वैल्यू हो गया, तो पर्पज़ भी ये भी होता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर को बिल्ड करना। तो द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर को। और थर्ड जो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो बात आ रही है, पर्पज़ ऑफ अर्निंग द लाइविंग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भाई जीविका का साधन भी उपलब्ध कराता है क्या? ये भी एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, द पर्पज़ ऑफ अर्निंग अ लाइविंग। और फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पर देखिए शामिल किया गया है, द पर्पज़ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल हो जाए चाहे मेंटली डेवलपमेंट हो जाए, तो सब ओवरऑल जो डिपेंड करता है, वो सभी के सभी जो होते हैं वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ही रखे जाते हैं। ये डिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका एजुकेशन वाला जो पेपर होगा वहाँ पर भी आपका काम कर जाएगा। और ये सोशियोलॉजी में भी न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ प्रश्नों को इस प्रकार से शामिल किया गया है जिसमें कि वो आपका हिंदी में भी काम हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम में भी जो बच्चे होंगे उनके लिए भी काम आपका आज ईज़िली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट। प्रश्न को ध्यान सुनिए। एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट का जो मुख्य रूप से 4 एसेंशियल पॉइंट क्या-क्या हैं, फंक्शन कौन-कौन से हैं किसी भी स्टेट के लिए। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण बात इसमें हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। तो एक्सटर्नल एग्रेशन को प्रोटेक्ट करना। टू मेंटेन द इंटरनल पीस, भाई जाहिर-सी बात है इंटरनल पीस यानी उनका आंतरिक जो शांति है उस कंट्री में या उस स्टेट में बनी रहे, तो मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, भाई जाहिर-सी बात है राइट्स ऑफ सिटीजन्स के लिए तो हम लोग का पूरा सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन उसी पर डिपेंड पूरा का पूरा करता है, और उसके लिए आप लोग को बनाया गया, कोड बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स को किया गया, ये भी जो है एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट हो जाएगा। द अरेंज फॉर जस्टिस, और जस्टिस किसी को कहीं नहीं मिलता है, तो भाई जाहिर सी बात है ये भी एक एसेंशियल फंक्शन हो जाता है क्या, स्टेट का, ठीक है। इसको भी जो शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 5 में शामिल किया गया है। तो ड्यूरेशंस बजा दीजिए, पूरे वीडियोस को देखकर अपने अंदर ज्ञान की पूंगी। और डीजे सर का कहना है रेगुलर इस चैनल से भी पढ़ते रहना है। तो रेगुलर लेसन्स आप लोग को एक काम जरूर करना है कि कम से कम 2 घंटे इस चैनल पर आप लोग शाम को ज़रूर दें। ठंडी बढ़ गया है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, और ऑटोमेटिकली जो होगा आप लोग के पढ़ने का टाइमिंग बहुत कम मिलेगा आपको। दिन तो आपका कैसे गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और रात जो होगा वो भी बहुत ही तेज़ी से बीत जाएगा।
तो इसमें आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए पूरी स्टडी पहले से ही करते चले ताकि आपको बाद में इसके लिए थोड़ा सा भी घबराना न पड़े और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर शामिल किया गया जो, और ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 देखिए क्या है यहाँ पर। 6 जो क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देखिए ये जो प्रश्न है, पीछे अब मैंने इस प्रश्न का डिस्कशन कर रखा था, क्योंकि इसमें जो 4 पॉइंट्स को मैंने 4 ऑब्जेक्टिव्स को बताए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो पूरे के पूरे जितने महत्वपूर्ण हैं मैं उनको मेंशन करके आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पहले ही बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स, तो वो तो जानते हैं आप कि वो पहले ही मैंने आप लोग को बता रखा है कि कोई एक दो नहीं है। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड जो है वो थॉट है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पर्पज ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉलेज, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, अर्निंग ए लाइविंग, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जब हम लोग कर दिए तो भाई जैसी बात है तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सन, कल्चरल के बारे में बात कर लें हम लोग, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लें, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनालिटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पर्सनालिटी के बीच में और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। ये भी कहीं ना कहीं से जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है किसका, एजुकेशन का। तो एजुकेशन के थ्रू ये चीज़ें जो होती हैं हम लोग के अंदर बिल्ड होती हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न एडिशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट 4 इसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 इसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट, 4 इसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो। टू मैनेज एजुकेशन, भाई जाहिर सी बात है, जैसे कहा था कि किसी भी कंट्री के बारे में आप लोग को जानना है, किसी भी स्टेट के बारे में जानना है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग को जानना है, तो वहाँ के एजुकेशन को देखिए, वहाँ के स्कूल पर जाइए, वहाँ के कॉलेज पर जाइए, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जो होगा आपके जितने भी बच्चे होंगे, बच्चों को आप कुछ वहाँ पर अध्ययन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, कुछ चिल्ड्रंस वगैरह जो हैं, टीचर्स वगैरह जो हैं, तो उनसे ही डिसाइड हो जाता है उस ज़िले के बारे में, आप पूरा का पूरा डाटा तैयार कर सकते हैं। तो टू मैनेज एजुकेशन, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसेंशियल फंक्शन है वो स्टेट का, टू मैनेज हेल्थ एंड मेडिसिन। थर्ड जो हो जाएगा टू प्रोटेक्ट ओल्ड पुअर एंड हैंडीकैप्ड, और थर्ड हो गया ये, फोर्थ जो हो जाएगा टू अरेंज फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी जो करना, वो अरेंज करने का काम जो है वो इसेंशियल फंक्शन में कहा जाता है, स्टेट के इसेंशियल फंक्शन में शामिल किया गया है, ठीक है डिस्टेंस। ये यदि आप लोग को सेशन बड़ा लग रहा है तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, इसे आप रोक सकते हैं, और लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी डिस्टेंस इसका आप लोग भरपूर लाभ उठा पाएंगे। और थोड़ा सा एक काम तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया, ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद करिएगा कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है स्टडी का, वो शेयरिंग ही होता है। अगर महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप पर कोई शेयर कर रहा है, भाई जाहिर सी बात है, आप अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी पर शेयर करेंगे तो आप पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो जब ऐसा करते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल के यानी जो मेंबर्स हैं, तो ये डिस्टेंस आप लोग का एक महत्वपूर्ण बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप लोग अगर इस चैनल से लाभ प्रॉफिट उठा रहे हैं तो दूसरों को भी इस चैनल से अन्वित जरूर करें, और डीजे सर चैनल का जो फैमिली मेम्बर है उसे एक ब्रॉड मेंबरशिप में कन्वर्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें। डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है डिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग को बताना है। स्ट्रगल इन एफर्ट इन विच द डिजायर्स ऑफ ए पर्सन और पर्सन आर डिलिबरेटली अपोज्ड, सर सप्रेस्ड और अप्रेस्ड इज डन। तो ये डिस्कस हो जाता है आप लोग का कन्फ्लिक्ट के बारे में। ये भी प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सीरीज हम लोग की अभी लंबी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। चलिए प्रश्न देखा जाए क्या है आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेचुरल डिटेंशन, व्हाट इज द नेचुरल डिटेंशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेचुरल डिटेंशन क्या होता है इसके बारे में बात किया जाए, देखिए माल्थस जो व्यक्ति हैं न्यूसेंस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट हैं। माल्थस इनका नाम याद रखिएगा, और माल्थस से रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रश्न जो होता है वो नियमित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माल्थस गेव 2 मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने क्या दिया था, अपना 2 मेथड्स दिया हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल डिटेंशन कहते हैं, और उसको आर्टिफिशियल डिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल डिटेंशन एंड आर्टिफिशियल डिटेंशन। देखिए माल्थस बाय द नेचर रिफर्स टू द डेथ ऑफ पीपुल ड्यू टू नेचुरल
कैलमिटीज ड्यू टू विच द पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्ड, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया, टी सुनामी हो गया। कहने का मतलब है कि नेचुरल डिटेंशन का मतलब है, तो देखिए माल्थस ने बताया क्या था कि माल्थस बाई नेचर रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पीपल ड्यू टू द नेचुरल कैलमिटीज मिटीज। कहने का मतलब उन्होंने क्या काम किया कि जो पॉपुलेशन है, उन्होंने बताया कि नेचर डिटेंशन का मतलब होता है प्रकृति जो होती है वो लोगों को मारती है कभी कभी, और उससे वो पॉपुलेशन को खुद ही कंट्रोल कर लेती है। पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल, तो पॉपुलेशन जो होता है वो नेचुरली तरीके से कंट्रोल हो जाता है। जैसे कहा जाए, देखा जाए, जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक का मतलब हो गया कहीं भूकंप आ गया अचानक ना, जैसे जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो सभी के सभी जो शामिल किए जाते हैं, तो किसमें शामिल किया जा रहा है? नेचुरल डिटेंशन में ही किए जा रहे हैं। अर्थक्वेक हो गया, टी सुनामी हो गया, तो देखते हैं जब ये सभी चीज़ें आती हैं तो कितने बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर कर देती हैं, बहुत से लोगों की जानें इसमें चली जाती है ना। और ये नियमित तौर पर ये अपना इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस, नेचुरल डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो था माल्थस ने अपने विचार को दिया हुआ था, ठीक है ना। ये भी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रश्नों की सीरीज में हम लोग का ये 25 पेज का पूरा डिस्कशन आप लोग के साथ हो रहा है। इसमें हम लोग 14 पेज पर हैं, तो अभी बने रहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो शिक्षा के साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। वाट इज संस्कृतिजाइजेशन? देखिए संस्कृतिकरण, संस्कृतिजेशन क्या होता है? संस्कृतिजाइजेशन के बारे में बात करें हम लोग तो इज द प्रोसेस बाय विच द लोअर कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप फॉलोज द लाइफ स्टाइल। देखिए लाइफ स्टाइल जैसे हो गया, ठीक है, रिचुअल हो गया, वैल्यूज हो गया, आइडियाज हो गया, आइडियोलॉजीज हो गया ऑफ द हायर कास्टेस, स्पेशली द द्विज कास्ट। संस्कृतिजाइजेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। देखिए संस्कृतिकरण जो होता है वो कोई एक छोटी चीज़ नहीं है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कि पूरा का पूरा व्यक्ति का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल की भाषा जो हो गया, उनका पूरा का पूरा जो इंटरनल एंड आउटर, पूरा जो उनका बैनर होता है डिस्टेंस, वो पूरा का पूरा जो आता है वो संस्कृतिजाइजेशन नहीं होता है, संस्कृतिकरण नहीं होता है। जैसे हम लोग को मिलता है या तो कि आपको मिलता है वो पेरेंट्स वगैरह से मिल रहा है, या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से मिल रहा है, या अदर जो आपके रिलेटिव हैं, अंकल हो गए, आंटी हो गए, तो उनसे हम लोग मिलता है, तो फिर हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं आगे ना, तो संस्कृतिजाइजेशन का आता है। और ये इंटीग्रल पार्ट, एक तरीके लाइफ स्टाइल का जो इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, छोटा मोटा नहीं, इसको आप आसानी से डिस्कस पर नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही स्थिर होता है, मतलब ये लंबे समय तक जो चलने वाली चीज़ है। बात की जा रहा है संस्कृतिकरण की, तो ये भी डिस्कशन प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार के पेपर में समझिए किसी न किसी सेट में जो होता है वो संस्कृतिकरण को पूछता जरूर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हु गेव बर्थ टू सेक्ट इन इंडिया? प्रश्न को ध्यान सुनिए। हु गेव बर्थ टू सेक्ट इन इंडिया? ये colonialism in India gave birth to new classes and sects, as a result of which difference are seen in Indian society. Simultaneously, Indian nationalism is also took shape under colonialism. gave birth to sect इंडिया में देखा जाए तो colonialism जो था वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसने ही क्या किया, दिया हुआ था सेक्ट इन इंडिया के बारे में बात किया था, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण है, कोलोनियलिज्म की जो हेडिंग है, और ये पूछी जाने वाली हेडिंग है। डिस्टेंस और सोशलॉजी के मैंने डिस्टेंस और भी बहुत सारे लेक्चर जो हैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, और यदि आप पॉलिटिकल साइंस को भी लिए हुए हैं तो उसके भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो उन सभी को जाइए आप लोग देखिए एक बार, वहाँ से आपका जो होगा बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर होगा। मैंने इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मैंने तैयार करा रखा है कि लगभग पूरा पूरा सिलेबस ही आप लोग का कवर हो जाएगा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा भी यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना विचार आप हमें दे सकते हैं, अपने थॉट्स। तो आपका थॉट्स जो होता है डिस्कशन, उससे हम लोग और भी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, और भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसे और बेस्ट करने का प्रयास किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दलित? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है डिस्कशन। द वर्ड दलित रिफर्स टू द वीकर सेक्शन, देखिए ये बात याद रखिएगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज वेरी लो। देखिए इतना ही डिफिनेशन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। द वर्ड दलित रिफर्स टू द वीकर सेक्शन हुज
सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज वेरी लो, मतलब सोसाइटी के तौर पर देखा जाए चाहे इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए, तो उन दोनों ही टू स्टेट्स में, दोनों स्टेट्स में देखा जाए तो उनकी जो सिचुएशन होती है, सेक्शन जो उनका होता है वो बहुत ही वेरी लो होता है। किसका? दलित की बात कर रहे हैं हम लोग। दलित्स हैव ऑलवेज बीन विक्टिम्स ऑफ लिक्विडेशन। जब लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात और आती है, दलित्स हैव ऑलवेज बीन विक्टिम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत वाली जो चीज़ है उनके शिकार ही ज़्यादा होते हैं। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सामाजिक इनका बहिष्कार भी एक तरीके से होता है, या तो मतलब सामाजिक तौर पर देखा जाए तो थोड़ा सा इनके प्रति उपेक्षा की जाती है, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। दे हैव आल्सो बीन एक्सप्लॉइटेड। दलित हैव बीन केप्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट SC इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, दलित को जो मुख्य रूप से रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो शेड्यूल कास्ट के रूप में रखा गया है, SC जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ST को भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये महत्वपूर्ण रूप से जो होते हैं, ये दलित के जो सीरीज बनाई गई है उसमें इनको रखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस, और ये पूछता भी है, पूछा गया भी है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो सभी मायनों में जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक लाइक तो बनता है आप लोगों की तरफ से, तो लाइक ज़रूर कर दें और फटाक से शेयर भी कर दें। सेशन आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगता है, आप पूरा देखते भी हैं, लेकिन अंत में आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं दोस्तों। तो इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिए, किसी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे प्रॉफिट तो पूरा आप ही को मिलने वाला है। वाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? वाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? The literal meaning of Varna is color, in which there are four categories of society, namely Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The division of these four categories is called Varna. तो यहाँ पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा देखा जाए। आइए, ये तो वर्ण के बारे में पूछ दिया गया। यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्ड वर्ण, तो लिटरल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पर वर्ण के बारे में बात किया गया। तो वर्ण को जानते ही आप लोग कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध में जो सोसाइटी को था वो डिवाइड किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी? पॉपुलेशन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इनके बारे में बात करना है। The main objective of population policy is to achieve control over population by spreading awareness among people according to social needs and to improve the standard level of public health. देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब रखा गया अचीव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी देखे थे आप लोग कुछ दिन पहले कि जब जनसंख्या वृद्धि के लिए कि 2 लोग रहेंगे, 3 तीसरे लोग को नौकरी दी जाएगी, या तो सरकारी जो गवर्नमेंट जो हेल्प किया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा, बहुत तरह का बात था। तो उसमें जनसंख्या को, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर सोचा गया था। तो पॉपुलेशन इस पॉलिसी का मतलब है अचीव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस की वजह से अमंग पीपल अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिससे कि पब्लिक हेल्थ की जो सुविधाएं और भी जो अदर जो महत्वपूर्ण हेल्पफुल चीज़ें हैं उन पर भी कंट्रोलिंग किया जा सके और उसको परिवर्तित किया जा सके, या तो उसका मतलब जो महत्वपूर्ण है उसका प्रभाव देखने को मिल सके। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सारे डिस्कशन किए जा चुके हैं। देखिए, मैंने PDF थोड़ा आगे पीछे बनाया है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चंस के सीरीज पर मजा आएगा। नंबर्स पर क्वेश्चन तो आप लोग अपने से नंबर डाल लीजिएगा जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, तो जब इसका PDF लीजिएगा तो, और उसके लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ही पड़ेगा। व्हाट आर द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स? परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्राइब्स का? एरिया, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट आर इंक्लूडेड इन द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब्स। तो ट्राइब्स के जो महत्वपूर्ण जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एरिया, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिट जो होता है इसमें इंक्लूड किया जाता है परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था डिविजन्स, जिसका जो डिस्कशन है वो आप लोग के साथ किया गया अभी तुरंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एडिशंस। देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है ये, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फैमिली? इन फैमिली देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर इज अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई। देखिए, फेमिन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई, ठीक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, नेचर फैमिलीज एंड
मैन मेड फैमिलीज। ये महत्वपूर्ण रूप से जो होता है वो क्या किया जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई। तो फूड सप्लाई से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसे हम लोग डिस्कशन करते हैं किसमें, फैमिली में। तो ये भी जो प्रश्न था डिस्कशन वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना कहाँ। तो डिस्कशन पढ़िए यहाँ पर और इसे दूर तक भेजिए भी। इतना तो काम आप लोगों का, इतनी जिम्मेदारी तो आप लोग को, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग को लेनी ही पड़ेगी। डीजी सर चैनल के यदि आप सदस्य हैं तो इतना तो काम आप कर ही सकते हैं, और बहुत बड़ा काम आपको नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही छोटा काम है ये, इसे शेयर करना है। सोशियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मेंशन 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट की जो महत्वपूर्ण रूप से जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या क्या हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर शेड्यूल कास्ट के बारे में आप लोग के साथ डिस्कशन किया, उसके बेस पर भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट, ड्यू टू द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यू टू द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट हैव हैड ए वेरी इन्फेरियर पोजिशन इन द सोसाइटी। इन्फेरियर पोजीशन में रहते हैं जो सोसाइटी के अनटचेबिलिटी के मामले में। कौन, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। इवन टुडे देयर इज ए लैक ऑफ रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट विद देम इन द सोसाइटी इज सीन। समाज में ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को भी मिलती हैं। ज़्यादातर तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी सी जो किया गया उसमें संशोधन वगैरह जो है बेस किया गया, तो उसके बेस पर भी थोड़ा सा है। शेड्यूल कास्ट की बात हो गई या जो अदर बनाए गए हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर इज आल्सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल कास्ट बिकॉज अर्लियर दे डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज द ऑक्यूपेशन एज पर दियर विश। वो अपनी विश के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्यूपेशन को चुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखेंगे जैसे हम लोग बेसिकली ऐसे बात करें, हम लोग जैसे कोई मनोहल वगैरह में देखेंगे, जब साफ करने वाले हैं, साफ सफाई वाले हैं, तो ज़्यादातर देखेंगे उनका वही काम है, वो लोग कर रहे हैं, या उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी तो ज़्यादातर वो काम कर रहे हैं। जैसे मोची वगैरह हो गए, तो ऐसे कुछ काम वगैरह होते हैं जिसमें कि चूज़ वो अपने शेड्यूल कास्ट वाले, जब उनके बच्चे नहीं होता है कि ये ट्राली चलाने वाले का, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो होता है वहाँ पर चीज़ें। तो वहाँ पर भी इस तरीके से क्या होता है कि फ्रीडम उनको नहीं मिलता है, उनको अपने ऑक्यूपेशन को जो वो चाहते हैं। दे डिड नॉट हैव द राइट ऑन द लैंड। तो उनको समान अधिकार तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर मिलता है, लेकिन सोसाइटी जो होती है वो नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से तो थोड़ा तनाव का माहौल होता है वो बना रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को नंबर भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो सबसे जानदार है, क्योंकि यहाँ तो नंबर ही नहीं शो कर रहा है कौन सा क्वेश्चन है, तो सीरीज गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाट इज सोसाइटी कॉल्ड। सोसाइटी किसे कहते हैं हम लोग। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु शेयर ए कॉमन कल्चर। जो एक कॉमन कल्चर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हैव ए पार्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया, हैव ए पार्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया एंड हैव ए सेपरेट इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस। सब सेपरेट इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस को वो लोग रखते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ही हम लोग, उसे ही हम लोग बोलते हैं सोसाइटी। यानी जहाँ पर ये सभी चीज़ें बनती हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सोसाइटी का नाम देते हैं। ठीक है ना। ये भी जो प्रश्न मैंने आप लोग का बताया ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को भी देख लीजिए डिस्कशन आप लोग। व्हाट इज मिंट बाई प्रेशर ग्रुप। मिंट बाई प्रेशर ग्रुप, when an organization influences political power to fulfill the interest of its members and exerts pressure for their fulfillment, then that organization is called pressure group। देखिए प्रेशर ग्रुप का मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऐसा ग्रुप जो प्रेशर दे, प्रेशराइज करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस के लिए, यानी कोई भी पॉलिटिकल पावर लगाकर किसी भी इंटरेस्टेड यानी और अपने मेंबर्स को एग्जर्टेड करे, तो प्रेशर अपने जो भी उनकी आवश्यकताएं रहती है, जो उनकी नीड्स रहते हैं, जो उनको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए वो अपने फुलफिलमेंट के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रेशर करते हैं। वो पॉलिटिकल पावर का प्रेशर हो गया, जो अदर तरीके का नहीं से कहते हैं, अरे तू जानत ना हमारे ई वूमन, या हमारे ए जो रिलेशन में एक जने ऊ वूमन। तो चीज़ें बातें जब आती है वहाँ पर तो बहुत तरीके का लोग बात करते हैं। देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप को इसे हम लोग बोलते हैं, और ये सोशियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को देखने को मिलती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या डिस्टेंस व्हाट इज मिंट बाय फर्टिलिटी रेट। व्हाट इज मिंट बाय फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात की जाए। फर्टिलिटी रेट refers to the number of live births per 1000 women the childbearing age is